हेलो, मैं वरुण तिवारी, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग भूकंप टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल, जिसे सिस्मिक फोकस भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसे फोकस भी लिखा हुआ आपको मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उस स्थान को भूकंप का सिस्मिक फोकस या भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देखते हैं, इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है। रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप से संबंधित है। आइए हम लोग देखते हैं कि रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत क्या है। रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चट्टान में एक तनाव सहने की क्षमता होती है। उसके पश्चात यदि उसके तनाव बल को और अधिक कर दिया जाए तो चट्टानें टूट जाती हैं, और जो उसका टूटा हुआ भाग है वो पुनः अपने स्थान की ओर आने का क्या करता है, प्रयास करता है और वापस आता है। इस प्रकार चट्टानें में भ्रंशन पैदा होती हैं। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जिससे भूकंप आते हैं। ये है रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। देखा जाए तो रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप से संबंधित है, और जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या सिस्मिक फोकस कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र बताया था, फोकस पॉइंट हाइपोसेंटर बताया था मैंने, उसके समीपतम होता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र केंद्र पर ही भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, और भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल फोकस के ऊपर ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। हाँ, ये बात आप ध्यान से समझिए कि जो भूतल पर वह जो बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप हो, अब उद्गम केंद्र के समीप हो, वो आपको यहाँ दिखाते हैं एक इमेज से। यहाँ ये भूकंप, ये हमारा भूकंप मूल है। ये अब इसके समीप अगर देखा जाए तो भूतल पर, अगर इसके समीप भूतल पर देखते हैं तो ये भूकंप अधिकेंद्र का ये पॉइंट है, ये बिल्कुल समीप पड़ेगा, जो कि क्या है 90 डिग्री पर होता है। देखिए, भूकंप मूल से 90 डिग्री पर भूकंप अधिकेंद्र है, जिसको हम इपी सेंटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इपी सेंटर। ये अब देखिए इमेज के थ्रू समझिए। तो भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, वो भूकंप मूल है। और भूतल पर मतलब धरती के तल पर जहाँ पर हम क्या हो, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाए, वो हमारा भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। यही क्वेश्चंस पूछा भी गया है यूपीआरओ में, अब एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाए, उसको क्या कहेंगे, तो वो हमारा होगा इपी सेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आइए देखते हैं आगे। दशाओं के आधार पर भूकंपी तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक, अब 3 कौन कौन सी हैं, एक होती हैं प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे, जिन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। इनको पी से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये पी से क्या किया, डिनोट किया गया है। प्राथमिक तरंगों के समान या प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। अच्छा, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इसलिए प्राथमिक तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगों को भी अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्वनि तरंगे के समान होती हैं, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। ये तरंगे जो जितनी भी 3 वेव्स हैं, मैंने बताया 3 तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं, चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः यह सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा
ये तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। इनकी गति अप्रॉक्सीमेट लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये हो गई क्या? प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। इसलिए प्राथमिक तरंगों को, ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं, इसलिए ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये तरंगे ठोस, तरल व गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। इनकी गति 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आइए अब पढ़ते हैं द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे। इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और इसीलिए इसको एस से डिनोट किया गया है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। देखिए, सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं इन्हें। ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। अब ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं, तरल और गैस में गति नहीं कर सकती। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी प्राइमरी वेव्स की होती है, तो सेकेंडरी वेव्स उससे कम हो गई, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। प्राइमरी वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। आइए अब पढ़ते हैं तृतीयक तरंगे, या इन्हें लैंड सरफेस भी कहते हैं, धरातलीय तरंगे। इसको एल से डिनोट करते हैं क्योंकि ये सरफेस वेव है। इसे लॉन्ग वेव्स, सरफेस वेव भी कहते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं। ये तरंगे एपी सेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। तो क्यों सबसे बाद में पहुंचती हैं? क्योंकि इनकी वेव, इनकी जो स्पीड होती है वो धरातलीय तरंगों की सबसे कम होती है, इसलिए ये एपी सेंटर सबसे बाद में पहुंचती हैं। इन तरंगों का जो प्रभाव है वो सबसे विनाशकारी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एपी सेंटर पर सबसे पहले कौन पहुंचती है, तो आपकी प्राइमरी, और सबसे बाद कौन से पहुंचती है, तो आपकी धरातलीय तरंग, इसे सरफेस वेव भी कहते हैं। अच्छा, अगर इनसे पूछा जाए कि इन्हीं तरंगों में से, इन तीनों तरंगों में से सबसे खतरनाक तरंगे या सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तो वो होगी धरातलीय तरंग, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब पढ़ते हैं भूकंप की तीव्रता के द्वारा, भूकंप की तीव्रता के द्वारा विमुक्त ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप की तीव्रता के द्वारा विमुक्त ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं। देखिए, भूकंप की तीव्रता जितनी, मतलब कह सकते हैं ऊर्जा मुक्त होगी जितनी तीव्रता से, वो उस भूकंप की तीव्रता को दर्शाएगी। उसको किसी यंत्र के द्वारा भूकंपी तरंग की तीव्रता को मापते हैं, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपने रिक्टर स्केल सुना होगा, बट आपके हम 3 स्केल बताएंगे। आपको तीनों स्केल को बारे में पढ़ना है कि तीनों स्केल, कभी पूछा गया कि रॉसी-फेरल स्केल किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता को मापन से संबंधित है। रॉसी-फेरल स्केल, आपको बस इतना पढ़ना है कि ये भूकंप की तीव्रता के मापन से संबंधित है और इसके जो मापक है ना, वो 1 से 11 तक है। ये आप ध्यान रखिएगा रॉसी-फेरल स्केल का। अब आते हैं मार्केली स्केल के बारे में। मार्केली स्केल में क्या है? ये एक अनुभव प्रधान स्केल है, ठीक है। इसके 12 मापक है, तो ध्यान रखिएगा रॉसी-फेरल के 11 और मार्केली स्केल के 12 मापक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं रिक्टर स्केल। यह एक गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और ये ध्यान रखिए। अब देखो फिर से आपको समझा देते हैं। रॉसी-फेरल स्केल, इसमें 11 मापक है। मार्केली स्केल, इसमें 12 मापक है। रिक्टर स्केल, इसमें 10 मापक है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों में 11, उसमें रॉसी-फेरल में 11, मार्केली में 12 और रिक्टर में 10। अब देखिए, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में
10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिक्टर स्केल के जो एक अंक है, इसके बाद दूसरा अंक है, वो कितना गुना अधिक तीव्रता रखती है पिछली की तुलना में। तो ध्यान रखिएगा, वो पिछली की तुलना में जो अगली इकाई है वो हमें 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। एक चीज़ और ध्यान रखा है कि प्रत्येक अंक पे ऊर्जा लगभग, कि हर एक अंक पर, प्रत्येक अंक पर लगभग ऊर्जा 32 गुना, मतलब एक से, एक इकाई से दूसरे इकाई में आप जाएंगे तो उससे 32 गुना लगभग ऊर्जा मुक्त होती है। वैसे अप्रॉक्सीमेट 32 गुना है, वैसे 31.6 गुना होती है। आइए अब देखते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। इसे आइसोसिस्मल लाइन्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एक ही समय आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। देखो, कभी कभी होता है कि समान भूकंप तीव्रता आ रही है तो हम उस स्थान को मिला देते हैं जिसमें समान भूकंप तीव्रता देखने को मिलती है, उसको हम समभूकंपीय रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। कभी कभी एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप देखने को मिलते हैं, उनको अगर मिलाएंगे तो होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वैसे भूकंप टॉपिक तो हो गया है, कि इसमें अभी तक भूकंप सबसे अधिक तीव्रता का अभी तक का भूकंप चिली में 1960, चिली में 1960 1960 में 9.6 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है, जो अभी तक का सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप है। ये किससे मापा गया? रिक्टर स्केल से। ये अब ध्यान रखिएगा। बाकी भूकंप टॉपिक हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।